नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पढ़ पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति विज्ञान का चैप्टर नंबर सेकंड, जिसका नाम है एक दल का प्रभुत्व का दौर, यानी कि एक दल के प्रभुत्व के दौर को इस चैप्टर को हम पढ़ने जा रहे हैं। और इस चैप्टर में हमने सारे जो कलरफुल इमेजेस हैं और जो कार्टून है और जो मैप है और जो इंपॉर्टेंट बॉक्सेस हैं सबको सम्मिलित किया है, यानी कि आपको इसमें हर एक चीज़ मिलेगी जो आपके परीक्षा से संबंधित है। और इसमें आप सबको बता दें कि नई एनसीईआरटी से कंटेंट लिया गया है, यानी कि जो ये नई एनसीईआरटी के अनुसार वीडियो बना हुआ है। ये आपके बोर्ड और सीयूटी दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम आपके चैप्टर की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए, मैं बता दूं आपको एक परिचय के रूप में कि इस चैप्टर में हम पढ़ने क्या जा रहे हैं। इस चैप्टर में हम पढ़ने जा रहे हैं कि हमारे यहाँ जब आज़ादी हमको मिली तो उसके बाद हमारे जो लोकसभा चुनाव हुए या विधानसभा चुनाव हुए, तो चुनाव को कैसे गठित किया गया, उन चुनाव में आने वाली समस्याएं क्या थी और उन चुनाव के नतीजे क्या थे। यानी कि लोकसभा के जो आम चुनाव हुए थे, आम चुनाव के नतीजे, परिणाम और उस समय की चुनौतियों का इसमें क्या किया गया है, चर्चा की गई है। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने चैप्टर की तरफ और देखते हैं इस चैप्टर में क्या क्या बताया गया है। देखिए, भारतीय नेताओं की स्वतंत्रता आंदोलन के समय से ही लोकतंत्र में गहरी प्रतिबद्धता यानी कि आस्था थी। यानी कि जो भारतीय नेता थे स्वतंत्रता आंदोलन के, उन सबको क्या था, लोकतंत्र में पहले से ही विश्वास था और आस्था थी। उनका यह भी मानना था कि जब भारत स्वतंत्र होगा तो लोकतंत्र का ही मार्ग चुनेगा, यानी कि लोकतांत्रिक ढंग से आजाद भारत में शासन किया जाएगा। देखिए, इसीलिए भारत ने स्वतंत्रता के बाद लोकतंत्र का मार्ग और संसदीय प्रणाली का मार्ग अपनाया, जबकि लगभग उसी समय स्वतंत्र हुए कई देशों में अलोकतांत्रिक शासन व्यवस्था कायम हुई। देखिए, जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उसने क्या किया, लोकतंत्र का मार्ग अपनाया, यानी कि संसदीय प्रणाली का मार्ग उसने चुना। लेकिन वही उसी टाइम पर बहुत सारे और देश आजाद हुए थे, उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने क्या किया, अलोकतांत्रिक शासन चुना, जिसमें कहीं पर तानाशाही चुनी गई, कहीं पर मिलिट्री का रूल आ गया। तो ऐसे बहुत सारे देश थे जो क्या किया, लोकतांत्रिक शासन को चुने, लेकिन हमारे भारत ने क्या किया, लोकतांत्रिक शासन को चुना। और कौन सी प्रणाली अपनाई, संसदीय प्रणाली अपनाई। ठीक, अब देखिए 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के समय देश में अंतरिम सरकार थी। यानी कि जब हमारा संविधान लागू हुआ, कब लागू हुआ इसे आप याद रखिएगा, 26 जनवरी 1950 को। तो उस समय हमारे देश में जो सरकार काम कर रही थी वो थी अंतरिम सरकार। अंतरिम सरकार मतलब एक आपसी समझौते की ऐसी सरकार थी जिसमें सभी पार्टी के नेता शामिल थे। लेकिन अब क्या हो गया, अंतरिम सरकार के बाद क्या था, हमारे देश में चुनाव करवाना जरूरी था, क्योंकि जब संविधान लागू हो गया उसके बाद क्या हुआ, ये तय हुआ कि अब चुनाव होंगे देश में। तो यानी कि अंतिम सरकार के बाद क्या होंगे, जो चुनाव चुनाव के माध्यम से सरकारें अब चुन के आएंगी। तो उसके लिए क्या करना जरूरी था, चुनाव करवाना जरूरी था। क्यों, क्योंकि अब संविधान के अनुसार नई सरकार के लिए चुनाव करवाने थे, क्योंकि संविधान में लिखा था कि जो अब सरकारें चुन के आएंगी उनके लिए क्या होगा, चुनाव होगा। चुनाव मतलब सभी आप पार्टियां स्वतंत्र निष्पक्ष रूप से चुनाव में भाग लेंगी और मतदाता उन्हें वोट देकर चुनेंगे जो भी उन्हें अच्छा लगेगा। देखिए, जनवरी 1950 में चुनाव आयोग का गठन किया गया। यानी जनवरी 1950 में क्या हुआ, चुनाव आयोग का गठन किया गया कि हमारे भारत में आम चुनाव करवाए जाएं। और जो सुकुमार सेन पहले चुनाव आयुक्त बने, यानी जो सुकुमार सेन थे वो क्या हुए, पहले चुनाव आयुक्त बने। यानी कि इलेक्शन कमिश्नर पहले कौन थे, सुकुमार सेन। इसे आप नोट कर लीजिए, एमसीक्यू में बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन, पहले चुनाव आयुक्त कौन थे। ठीक, उम्मीद की जा रही थी कि देश का पहला आम चुनाव 1950 में ही किसी वक्त हो जाएगा। यह उम्मीद की जा रही थी कि देश का जो आम चुनाव है 1950 में चुनाव आयोग के गठन होने के बाद कभी भी किया जा सकता है। लेकिन चुनाव आयोग जो था गठित होने के बाद चुनाव करवाने के लिए बहुत सारी चुनौतियों को अपने समक्ष पाया। अब देखिए, चुनाव आयोग के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां थी, अब उसको हम इस स्लाइड में देखेंगे। देखिए, पहली चुनौती थी चुनाव आयोग के सामने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाना। क्यों, क्योंकि चुनाव आयोग ने पाया कि भारत के आकार को देखते हुए एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाना कोई आसान मामला नहीं है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना चुनाव आयोग के सामने एक प्रथम चुनौती थी, क्योंकि जो भारत का आकार था वो क्या था, बहुत बड़ा था और इसकी जनसंख्या भी बहुत विशालकाय थी। और दूसरी चुनौती थी चुनाव क्षेत्र का सीमांकन करना, यानी कि लोकसभा और विधानसभाओं का सीमांकन करना, जिससे चुनाव क्षेत्र का सीमांकन हो और लोग उसी चुनाव क्षेत्र में अपने विधानसभा और लोकसभा के क्षेत्रों के प्रत्याशियों को वोट दे सकें। और मतदाता सूची बनाना, मतदाता सूची यानी कि जो लोग मत 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 के हकदार हैं, यानी कि मतदाता
की उम्र पूरी कर चुकी हैं उनको क्या किया जाए, सूचीबद्ध किया जाए। दूसरी चुनौती ये थी, और यह चुनौती इसलिए थी क्योंकि पहली मतदाता सूची में 40 लाख महिलाओं के नाम छूट गए थे। यानी कि जो पहली मतदाता सूची बनी थी चुनाव आयोग की, उसमें 40 लाख महिलाओं के नाम छूट गए थे। क्यों? जिन्हें केवल अला की बेटी या फला की बीवी के रूप में दर्ज किया गया था। क्योंकि जब चुनाव आयोग की पहली मतदाता सूची आई तो उसमें 40 लाख महिलाएं ऐसी थी जिनके नाम की जगह क्या लिखा गया था कि ये अला की बेटी, यानी ये किसी की बेटी है, किसी की बेटी है, या फला की बीवी है, या इसकी बीवी है। यानी कि जो महिलाएं थी उनके नाम क्या हुए, छूट गए थे चुनाव आयोग के लिस्ट में। क्यों छूट गए? क्योंकि उनकी जगह उनके पति का नाम लेकर उनका हवाला दिया गया था। ठीक। अधिकारियों और चुनाव कर्मियों को प्रशिक्षित करना, यह भी चुनाव आयोग के सामने एक चुनौती थी, क्योंकि इससे पहले चुनाव जो हुए थे इतने व्यापक स्तर पर नहीं हुए थे। तो इसके लिए क्या था, अधिकारियों और चुनाव कर्मियों को प्रशिक्षित करना जरूरी था। कम साक्षरता के चलते मतदान की विशेष पद्धति के बारे में सोचना, क्योंकि हमारे जो जनता थी उस समय बहुत कम पढ़ी लिखी थी, कम साक्षर थी आज़ादी के समय। तो इसलिए चुनाव आयोग को एक ऐसी पद्धति सोचनी थी, एक विशेष पद्धति सोचनी थी जिससे क्या हो, सभी जनता को उसका लाभ मिल सके, जो बहुत ही क्या हो, समझने में सरल हो। ठीक। अब आगे बढ़ते हैं हम। जब चुनाव आयोग ने यानी कि भारत की सरकार ने चुनाव कराने का फैसला किया तो उसमें बहुत सारे जो मतलब संगठन है, बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने क्या किया, चुनाव आयोग के इस चुनाव के तरीके को या चुनाव कराने के विचार को भारत सरकार के उन्होंने बहुत गलत माना। और उन्होंने क्या कहा कि ये जो चुनाव आप कराना चाहते हैं भारत में, ये सफल नहीं हो पाएगा। और कुछ लोगों ने बहुत सारी टिप्पणियां की। ऐसी टिप्पणियों को हम कुछ देख लेते हैं। जैसे हिंदुस्तानी संपादक ने इसे इतिहास का सबसे बड़ा जुआ करार दिया। यानी कि हिंदुस्तानी संपादक ने कहा ये जो चुनाव होने जा रहा है इतिहास का सबसे बड़ा जुआ है। और ऑर्गेनाइजर नाम की पत्रिका ने लिखा कि जवाहरलाल नेहरू अपने जीवित रहते ही यह देख लेंगे और पछताएंगे कि भारत में सार्वभौमिक मताधिकार असफल रहा। कि ऑर्गेनाइजर नाम की एक मैगजीन थी, उसने लिखा कि जो नेहरू हैं वो जो चुनाव करवाना चाहते हैं भारत में, वो देख लेंगे कि भारत में चुनाव क्या हुआ गया या सार्वभौमिक मताधिकार असफल हो जाएगा। अब देखिए, चुनाव के 2 बार स्थगित करना पड़ा, यानी कि चुनाव था उसको क्या किया गया, 2 बार स्थगित करना पड़ा। और आखिरकार 1991 के अक्टूबर से 1992 के फरवरी तक चुनाव हुए। और लेकिन अंत में क्या हुआ, 1991 के अक्टूबर से 1992 के फरवरी तक क्या हुए, चुनाव करवाए गए। 2 बार चुनाव टाले जाने के बाद अंत में 1951 में क्या हुआ, चुनाव चालू हुआ। बहरहाल इस चुनाव को अमूमन 1952 का चुनाव ही कहा जाता है, क्योंकि देश के अधिकांश हिस्सों में मतदान 1952 में ही हुआ। देखिए आप, 1951 में चुनाव चालू हो गए थे, लेकिन इसे 1951 का चुनाव नहीं कहा जाता है, इसे 1952 का चुनाव कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि देश में जो अधिकांश हिस्से थे उसमें मतदान कब हुआ था, 1952 में हुआ था। यानी कि 1951 तक बहुत कम ही क्षेत्रों में मतदान हो पाया था। अब देखिए, चुनाव अभियान, मतदान और गणना में कुल 6 महीने लगे। यानी कि चुनाव अभियान और जो मतदान था और मतगणना में कितने महीने लगे थे, टोटल 6 महीने। यानी कि चुनाव करवाने से लेकर चुनाव का रिजल्ट आने तक टोटल कितने महीने लगे, 6 महीने लगे। अब उसके अलावा प्रत्येक सीट पर औसतन 4 उम्मीदवार थे, यानी कि एक सीट पर औसतन 4 उम्मीदवार थे। यानी कि हर एक सीट पे जितने भी भारत में थी लोकसभा विधानसभा की, उसमें लगभग हर एक जगह से 4 लोग उम्मीदवार के रूप में खड़े हुए थे। और आधे से अधिक मतदाताओं ने मतदान में भाग लिया, यानी कि 50% से ज़्यादा लोगों ने क्या किया था, मतदान किया था। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो तस्वीर है, ये पहले चुनाव की ही है, यानी कि जो भारत में पहला चुनाव हुआ था उसी की ही तस्वीर मैंने लगाई आपके लिए। चलिए आगे देखिए, चुनाव कराने के जो तरीके थे, यानी कि जो मतदान के तरीके थे, शुरू से एक समान नहीं थे। यानी कि पहले मतदान कराने का तरीका कुछ और था, इस समय कुछ और है। इस समय आप जानते होंगे कि ईवीएम मशीन से मतदान होता है। एक मशीन रहती है, उसमें ऐसे बटन बने जाते हैं साइड साइड में, आपको जिसको पसंद रहता है आप उसका प्रेस करके आ जाते हैं, आपका वोट उसी को चला जाता है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, पहले मतदान करने के कुछ अलग तरीके थे। तो कौन से तरीके थे, अब इसको हम जानेंगे। देखिए, पहले आम चुनाव में फैसला किया गया था कि हर एक मतदान केंद्र में प्रत्येक उम्मीदवार के लिए एक मत पेटी रखी जाएगी। यानी कि पहले क्या फैसला किया गया था, जो पहला चुनाव हुआ था, कि हर एक मतदान केंद्र में जहाँ पर वोट दिया जाता है उसे बोलते हैं मतदान केंद्र, वहाँ पर हर एक उम्मीदवार के लिए क्या किया जाएगा, प्रत्येक उम्मीदवार के लिए एक एक मतदान पेटी रखी जाएगी। अगर 5 उम्मीदवार है तो मान लीजिए ऐसे जो पेटी हैं, 5 पेटियाँ वहाँ पर क्या कर दी जाएंगी,
रख दी जाएंगी मतदाता की, ठीक। और जो पेटियां हैं उस पर क्या होगा, मत पेटियों पर उम्मीदवार का चुनाव चिन्ह अंकित होगा। और जितने भी उम्मीदवार हैं उनका जो भी चुनाव चिन्ह है, अगर किसी का कमल है या मान लीजिए किसी का हाथ का पंजा है या किसी का झाड़ू है, तो क्या होगा, सब उनकी मत पेटियों पर क्या हो जाएगा, अंकित हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं पिक्चर में, यहाँ पर मैंने आपको पहले ही चुनाव का लगा रखा है, देखिए ये ऐसे मत पेटियां हैं ना ढेर सारी, उसमें देखिए किसी पे कुछ अंकित है, किसी पे कुछ अंकित है, अलग अलग चुनाव क्या है, चिन्ह है जो अलग अलग डिब्बों पे अंकित हैं। और देखिए फिर क्या हुआ, प्रत्येक मतदाता को एक खाली मतपत्र दिया जाएगा जिसे वह अपने पसंद के उम्मीदवार की मतपेटी में डालेगा। यानी कि मतदाता को क्या होगा, एक खाली पत्र मिलेगा, मतपत्र, उसे जो जिसे भी अपने जो उसका पसंदीदा उम्मीदवार है उसको क्या करेगा, उसी की पेटी में ले जाकर अपना मतदान पत्र डाल देगा। इस काम के लिए तकरीबन 20 लाख स्टील के बक्सों का इस्तेमाल हुआ। यानी कि जो ये काम था मतदान पेटी बनाने का, इसके लिए क्या हुआ, 20 लाख बक्सों का इस्तेमाल किया गया। आप यहाँ तस्वीर में देख सकते हैं, एक दादाजी हैं जो वोट देने गए हैं। आप देखते हैं इनके सामने विभिन्न प्रकार की मतपेटियां हैं और उसमें विभिन्न प्रकार के पार्टियों के सिंबल बने हुए हैं, आप देखेंगे ऊपर तो। और उन्हें जो जो भी पसंद है उसी में क्या करेंगे, अपना जो मत पत्र लिए हैं उसे ले जाकर उसमें क्या करेंगे, डाल देंगे बॉक्स में, ठीक। लेकिन इसके बाद ये भी जो तरीका था ये बदल गया तरीका, इसके बाद एक दूसरा तरीका आया। शुरुआती 2 चुनावों के बाद यह तरीका बदल गया। अब मतपत्र पर हर उम्मीदवार का नाम और चुनाव चिन्ह अंकित किया जाने लगा। मतदाता को इस मतपत्र पर अपने पसंद के उम्मीदवार के नाम पर मुहर लगानी होती थी। यह तरीका अगले 40 सालों तक अमल में रहा। देखिए शुरुआती 2 चुनाव तक क्या हुआ, यही तरीका रहा, जो मतलब अनेक मतपेटियां होती थी। लेकिन उसके बाद तरीका बदल गया। उसके बाद तरीका क्या आया, ये देखिए मतपत्र वाला तरीका आ गया। आप ये मतपत्र देख रहे हैं ना साइड में, इसमें क्या होता था, इसमें अलग अलग जो उम्मीदवार रहते थे उनकी पार्टी का सिंबल बना रहता था। देख सकते हैं आप यहाँ पर साइड में, देखिए अलग अलग उम्मीदवारों की पार्टी का सिंबल बना हुआ है और उनका यहाँ पर नाम लिखा रहता था, जो भी उम्मीदवार हैं। तो उसमें क्या करना होता था, आपको एक मतपत्र दिया जाता और आपको जिस भी उम्मीदवार को पसंद है आप क्या करते, उस उम्मीदवार पर जाकर अपनी मोहर लगा देते और उसे ले जाके मतपत्र के जो डिब्बा रहता उसमें क्या कर देते, डाल देते, ठीक। यानी कि पहले क्या था, विभिन्न पेटियों में डाला जाता था, अब मतपत्र को एक पेटी में डाला जाएगा, ठीक। अब लेकिन सन 1990 के दशक के अंत में चुनाव आयोग ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम का इस्तेमाल शुरू कर दिया। लेकिन 1990 का जो दशक था उसके अंत में क्या किया, चुनाव आयोग ने ये जो मतपत्र वाला तरीका था इसे भी क्या कर दिया, बदल दिया। यानी कि ये तरीका भी अब खत्म हो गया। अब किसका चलन चालू हो गया, ईवीएम मशीन का। ईवीएम मशीन से अब क्या होने लगी, वोटिंग होने लगी। ईवीएम का क्या फुल फॉर्म है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। और 2004 तक पूरे देश में ईवीएम का इस्तेमाल चालू हो गया। यानी कि 2004 तक क्या हो गया, पूरे देश में ईवीएम का प्रयोग होने लगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये देखिए ये है ईवीएम मशीन। ये ईवीएम मशीन है और वीपैट है। यानी कि आप यहाँ पर जिसको भी वोट देंगे यहाँ पर सिंबल बन के आ जाएगा इसमें, ये जो आप डिस्प्ले देख रहे हैं। जिसको भी आप वोट करेंगे इसमें, यहाँ पर आपको जो उम्मीदवार पसंद है उसको आप वोट दीजिए और जो ये वीपैट है इसमें आपका सिंबल बन के आ जाएगा आपने किसको वोट दिया, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। जो पहले 3 चुनाव हुए थे हमारे, उसमें क्या था, कांग्रेस का प्रभुत्व था। अब उसको हम देखेंगे कि कांग्रेस का प्रभुत्व क्यों था, उसके क्या कारण थे। पहले 3 चुनाव में कांग्रेस का प्रभुत्व। पहले आम चुनाव में नतीजों से शायद ही किसी को अचंभा हुआ हो, ठीक। यानी कि जो पहले आम चुनाव थे उसमें आशा यही थी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इस चुनाव में जीत जाएगी। यानी कि पहले आम चुनाव में किसी को कोई अचंभा नहीं हुआ कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को क्या हुआ, जीत हासिल हुई। क्यों इसको जीत हासिल हुई, क्योंकि इस पार्टी को स्वतंत्रता संग्राम की विरासत हासिल थी। तब के समय में यही एकमात्र पार्टी थी जिसका संगठन पूरे देश में फैला था। यानी कि जो ये पार्टी थी इसको क्या सब जानते थे कि इसे स्वतंत्रता संग्राम की विरासत के रूप में देखते थे कांग्रेस पार्टी को। और ये जो पार्टी थी क्या थी, पूरे देश में फैली हुई थी। जो कांग्रेस पार्टी थी इसका संगठन पूरे देश में फैला हुआ था और जो अन्य पार्टियां थी उनका संगठन पूरे देश में नहीं फैल पाया था, क्योंकि बहुत सारी क्षेत्रीय पार्टियां तो थी लेकिन एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में सिर्फ उस समय कांग्रेस ही मौजूद थी। इस पार्टी में खुद जवाहरलाल नेहरू थे, जो भारतीय राजनीति के सबसे करिश्माई और लोकप्रिय नेता थे। यानी कि इस पार्टी में जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और अन्य नेता ऐसे थे जो क्या थे, भारत की राजनीति के करिश्माई और लोकप्रिय नेता
थे। नेहरू ने कांग्रेस पार्टी के चुनाव अभियान की अगुवाई की और पूरे देश का दौरा किया। जब चुनाव परिणाम घोषित हुए तो कांग्रेस पार्टी को भारी भरकम जीतों से बहुतों को आश्चर्य हुआ। यानी कि जब चुनाव आए तो नेहरू ने क्या किया, चुनाव की अगुवाई थी और पूरे देश में घूम घूम कर चुनाव का क्या किया, प्रचार किया। और उसके बाद जब रिजल्ट आए चुनाव के तो क्या हुआ, ऐसी जीत हासिल की कि सभी लोग क्या हो गए, आश्चर्यचकित रह गए। ठीक, इस पार्टी ने लोकसभा के पहले चुनाव में कुल 489 सीटों में से 364 सीटें जीती। यानी कि जो पहला आम चुनाव हुआ था उसमें कुल सीटें कितनी थी, 489 सीटें थी। और उसमें से कांग्रेस को कुल सीटें कितनी मिली, कांग्रेस को मिली 364 सीट। यानी कि इसने क्या किया, 75% से भी ज्यादा सीटें क्या की, हासिल की। आप इसे याद कर लीजिएगा, ये कहीं ना कहीं एमसीक्यू में जरूर पूछा जा सकता है कि पहले आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी को कितनी सीटें मिली थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस पार्टी को तो पहला स्थान मिला, लेकिन जो कम्युनिस्ट पार्टी थी जिसका सिंबल आपको मैंने यहाँ पर लगाया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, उसको क्या हुआ, पहले आम चुनाव में क्या हुआ, दूसरा स्थान मिला। देखिए, पहले आम चुनाव में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 16 सीटों के साथ दूसरे स्थान पर रही। ठीक, इसको सीपीआई भी बोलते हैं। सीपीआई मतलब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इसे हिंदी में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी बोलते हैं। इसने पहले आम चुनाव में कितनी सीटें पाई थी, 16 सीटें पाई थी। यानी कि सीटों के मामले में दूसरे स्थान पर पहले आम चुनाव में सीपीआई थी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी थी, और पहले स्थान पर कांग्रेस थी। ठीक, लोकसभा के चुनाव के साथ साथ विधानसभा के भी चुनाव करवाए गए थे। कांग्रेस पार्टी को विधानसभा के चुनाव में भी बड़ी जीत हासिल हुई। यानी कि जिस समय हमारे यहाँ लोकसभा के चुनाव हो रहे थे उसी के साथ साथ क्या हो रहे थे, विधानसभा के भी चुनाव हो रहे थे, यानी कि स्टेट असेंबली के भी चुनाव हो रहे थे। उसमें भी क्या हुआ, कांग्रेस पार्टी को जीत मिली। ठीक, त्रावणकोर, कोचीन आज के केरल का एक हिस्सा है, जो मद्रास और उड़ीसा को छोड़कर सभी राज्यों में कांग्रेस ने अधिकतर सीटों पर जीत दर्ज की। ये जो 3 राज्य हैं जिनका मैंने अभी नाम लिया, पहला तो त्रावणकोर, कोचीन जो कि केरल में इस समय है, और मद्रास और उड़ीसा, यहाँ पर इन राज्यों को छोड़कर हर एक जगह क्या हुआ, कांग्रेस को ही सबसे ज्यादा सीटें मिली। आखिरकार इन तीनों राज्यों में भी कांग्रेस की ही सरकार बनी। लेकिन आखिरी में क्या हुआ, भले ही यहाँ पर किसी अन्य पार्टी को सीटें ज्यादा मिल गई थी, त्रावणकोर, मद्रास और उड़ीसा और कोचीन में, लेकिन अंत में क्या हुआ, कांग्रेस गवर्नमेंट जो थी उसी ने यहाँ पर, जो कांग्रेस थी उसी ने यहाँ पर क्या किया, अपना गवर्नमेंट को स्थापित किया। इस तरह राष्ट्रीय और प्रांतीय स्तर पर पूरे देश में कांग्रेस पार्टी का शासन कायम हुआ। दूसरे आम चुनाव 1957 में और तीसरे आम चुनाव 1962 में हुए। यानी कि जो दूसरा आम चुनाव था 1957 में हुआ 5 साल बाद पहले आम चुनाव के, और जो तीसरा आम चुनाव था वो 1957 के 5 साल बाद 1962 में हुआ। ठीक, अब यहाँ पर हम देख लेते हैं मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के बारे में। ये मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद वो आज़ाद नहीं है जिससे आप सोच रहे हैं, ये मतलब वो मिसाइल मैन, ये दूसरे हैं। ये कांग्रेस पार्टी के क्या थे, एक नेता थे और स्वतंत्रता सेनानी भी थे, हिंदू मुस्लिम एकता के एक प्रतिवादक थे। और इनको आप याद रखिएगा, ये क्या थे, ये पहले मंत्रिमंडल में क्या थे, ये शिक्षा मंत्री थे। जो क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि वही पूछते हैं कि पहले शिक्षा मंत्री कौन थे मंत्रिमंडल के पहले, तो आप याद रखिएगा मौलाना अबुल कलाम आजाद जो थे पहले मंत्रिमंडल के शिक्षा मंत्री थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, इन चुनावों में भी कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा में अपनी पुरानी स्थिति बरकरार रखी और उसने 3/4 सीटें मिली। यानी कि जो दूसरे और तीसरे लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें भी क्या हुआ, कांग्रेस पार्टी को उतनी ही सीटें लगभग मिली जितनी पहले आम चुनाव में मिला था। उसे 3/4 सीटों पे क्या हुआ, जीत हासिल हुआ। आप यहाँ मैप में देख सकते हैं, पहले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को कितनी सीटें मिली थी, तो उसमें आप यहाँ पर आराम से देख सकेंगे। दूसरे में कितने मिली थी आप यहाँ पर देख सकेंगे, तीसरे में कितने मिली थी आप यहाँ पर देख सकेंगे। यहाँ पर बना हुआ है चार्ट, इसमें आप आसानी से देख सकते हैं। ठीक, विधानसभा के चुनाव में कहीं कहीं कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला। यानी कि जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें कहीं कहीं कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला। जो ये दूसरे और तीसरे लोकसभा चुनाव हुए थे उसकी बात हो रही है। ठीक, ऐसा ही एक महत्वपूर्ण उदाहरण केरल का है। यानी कि जो केरल का था चुनाव 1957 वाला, उसमें क्या हुआ, कांग्रेस पार्टी को जीत नहीं हासिल हुई। उसमें क्या हुआ, 1857 में केरल में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की अगुवाई में एक गठबंधन सरकार बनी। यानी कि जो भारतीय राष्ट्रीय
कांग्रेस थी उसे क्या हुआ 1957 में केरल राज्य में हार का सामना करना पड़ा और वहां पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के अगुवाई में क्या हुआ गठबंधन सरकार बनी। ठीक, ऐसा एक आध मामले को अपवाद मान ले तो कहा जा सकता है कि केंद्र सरकार और प्रांतीय सरकारों पर कांग्रेस पार्टी का पूरा नियंत्रण था। यानी कि एक एक दो मामलों को ऐसे छोड़ दे, जैसे केरल के मामलों को, तो ये कहा जा सकता है कि पहले 3 चुनाव में क्या था, कांग्रेस पार्टी का ही केंद्र सरकार और प्रांतीय सरकार पर पूरा नियंत्रण था। ठीक, कांग्रेस पार्टी की इस भारी भरकम जीत के पीछे एक कारण और था। वह कारण क्या था? वह कारण था भारतीय चुनाव प्रणाली। यानी कि जो भारत की चुनाव प्रणाली थी उसमें क्या था, कांग्रेस पार्टी को जीत के अलग से बढ़ावा मिला। यानी कि जो भारतीय प्रणाली से चुनाव की उसने कांग्रेस पार्टी की जीत को बढ़ावा दिया। ठीक, कैसे दिया? मिसाल के लिए 1952 में कांग्रेस पार्टी को कुल वोटों में से 45% वोट हासिल हुए थे, लेकिन कांग्रेस को 74% से सीटें ज़्यादा हासिल हुई। यानी कि क्या कहने का मतलब है कि जो कांग्रेस था उसको पहले इलेक्शन में 45% वोट मिले, लेकिन सीट कितने मिले देखेंगे आप तो 74% सीट मिली। यानी कि आप यहाँ पर देखेंगे सीट लगभग 30% सीट ज़्यादा मिली कांग्रेस को जितने उसको वोट मिले। वहीं पर सोशलिस्ट पार्टी को देखेंगे आप तो सोशलिस्ट पार्टी को वोट हासिल करने के लिहाजे से दूसरे नंबर पर थी। यानी जो सोशलिस्ट पार्टी थी वोट हासिल करने के लिहाजे से दूसरे नंबर पर थी पहले आम चुनाव में, लेकिन जो उसे 1952 के चुनाव में पूरे देश में कुल 10% वोट मिले। यानी कि जो 1952 का चुनाव हुआ था सोशलिस्ट पार्टी को, उसमें पूरे देश में उसको कितने परसेंट वोट मिले थे? 10% वोट मिले थे। लेकिन यह पार्टी 3% सीटें भी नहीं जीत पाई। लेकिन ये जो पार्टी थी 10% वोट पाने के बावजूद भी 3% सीट नहीं जीत पाई। कहाँ पर? जो कांग्रेस पार्टी थी वो 45% वोट पाकर 74% सीट पा रही थी, वहीं सोशलिस्ट पार्टी 10% वोट पाकर भी 3% सीट नहीं जीत पा रही थी। इसके पीछे जो था भारत में सर्वाधिक वोट पाने वाली जीत की प्रणाली जो थी वो जिम्मेदार थी। देखिए, भारत में सर्वाधिक वोट पाने वालों की जीत की प्रणाली अपनाई गई है, जिससे कांग्रेस को कम अंतर से अधिक वोट मिलने पर भी ज़्यादा सीटें मिल जाती थी। यानी कि जो भारत है उसमें क्या था, सर्वाधिक वोट पाने वालों की जीत की प्रणाली अपनाई गई है। आप सब जानते हैं ना कि इलेक्शन में सबसे ज़्यादा जो वोट जिसे मिलेगा वही जीत जाएगा। इस वजह से क्या होता था, कांग्रेस को बहुत ज़्यादा सीटें प्राप्त हो जाती थी, भले ही अंतर चाहे 10 वोट का हो या 100 वोट का हो, लेकिन अगर वोट ज़्यादा मिले हैं किसी भी पार्टी को तो इसीलिए उसको क्या होगा, सीट वो हासिल हो जाएगी। अब देखिए, इसमें देखेंगे हम आगे कि कौन सी ऐसी जगह थी जहाँ पर कांग्रेस पार्टी को जीत नहीं मिल पाई। देखिए, 1957 में जो चुनाव हुए थे उसमें क्या हुआ था, जो केरल राज्य था उसमें कांग्रेस पार्टी हार गई थी। ठीक, वहां पर कौन सी पार्टी जीत के आई थी? सीपीआई जीत के आई थी, जिसको बोलते हैं हम कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक, कम्युनिस्ट पार्टी है भारतीय एक कम्युनिस्ट पार्टी हम उसको आम रूप से कहते हैं। तो देखिए क्या होता केरल में क्या होता, 1857 के जो मार्च में चुनाव हुए उसमें चुनाव में कांग्रेस को केरल में हार मिली और कम्युनिस्ट पार्टी की सबसे ज्यादा सीटें मिली। यानी कि जो कम्युनिस्ट पार्टी थी वहां पर क्या हुई, केरल में जीत हासिल की। कम्युनिस्ट पार्टी को कुल मिलाकर 126 सीटों में से 60 सीटें हासिल हुई। यानी कि जो वहां पर कितने टोटल थी, 126 सीटें थी, उसमें से कांग्रेस पार्टी को सीपीआई को एक 60 सीटें मिली। 5 स्वतंत्र उम्मीदवारों का भी समर्थन इस पार्टी को प्राप्त हुआ, और जब उसको 5 स्वतंत्र उम्मीदवारों का समर्थन प्राप्त हो गया तो क्या हो गई, वो पार्टी बहुमत में आ गई सीपीआई। राज्यपाल ने कम्युनिस्ट पार्टी के विधायक दल के नेता ईएमएस नंबूद्रिपाद को सरकार बनाने का न्योता दिया। और आप सब जानते हैं ना, जिसके पास बहुमत रहता है सरकार, राज्यपाल उसको क्या बोलता है, बोलता है कि न्योता देता है कि आइए आप अपने मतलब सरकार का गठन करिए। तो वैसे ही राज्यपाल जो थे वहां पर मतलब केरल के, उन्होंने क्या किया, जो उस समय विधायक दल के नेता थे वहां के, जिनका नाम था ईएमएस नंबूद्रिपाद, जिनकी फोटो मैंने यहाँ पर लगा रखी है, आप ये देखिए, इनको क्या किया, तो राज्यपाल ने सरकार बनाने का क्या किया, न्योता दिया। दुनिया में यह पहली अवसर था जब कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार लोकतांत्रिक चुनाव के जरिए बनी थी। यानी कि दुनिया में पहली बार था कि कोई कम्युनिस्ट पार्टी लोकतांत्रिक ढंग से चुनाव के माध्यम से चुनकर सरकार में आई हो। पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था पूरी दुनिया में। केरल में सत्ता से बेदखल होने पर कांग्रेस पार्टी ने निर्वाचित सरकार के खिलाफ मुक्ति संघर्ष छोड़ दिया। और जब केरल से कांग्रेस पार्टी बाहर हो गई तो उसने क्या किया,
जो केरल की गवर्नमेंट थी उसके खिलाफ क्या चालू कर दिया, मुक्ति संघर्ष चालू कर दिया। ठीक, वहां से जब गवर्नमेंट जो केरल की थी उसको क्या किया, उन्होंने विरोध करना चालू कर दिया कांग्रेस पार्टी ने। ठीक, अब देखिए 1960 हाँ 1959 में केंद्र की सरकार केंद्र की कांग्रेस सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत केरल की कम्युनिस्ट सरकार को बर्खास्त कर दिया। अब देखिए जब 1959 में क्या किया, जो केंद्र सरकार थी उसमें किसका राज था, कांग्रेस सरकार का राज था। तो उसने क्या किया, अनुच्छेद 356 के तहत क्या किया, इमरजेंसी के तहत इसको क्या कर दिया, जो इसकी सरकार थी केरल की उसको क्या कर दिया, उन्होंने बर्खास्त कर दिया। और ये पहला बार उपयोग था इमरजेंसी का जो दुरुपयोग किया गया, ये पहली प्रथम बार यही था। अब देखिए हम इसमें जानेंगे कांग्रेस के प्रभुत्व की प्रकृति, यानी कि देखेंगे इस समय तक क्या था, हमारे पहले 3 आम चुनाव तक कांग्रेस पार्टी का क्या था, हमारे यहाँ प्रभुत्व था। यानी कि हमारे यहाँ एक एक पार्टी का ही क्या था, हमारी राजनीति में भारत की प्रभुत्व था। तो जो एक पार्टी का ये प्रभुत्व था सिर्फ केवल भारत में ही नहीं था, बल्कि ये दुनिया के कई अन्य देशों में देखने को मिला एक पार्टी का प्रभुत्व। बहरहाल बाकी मुल्कों में एक पार्टी के प्रभुत्व और भारत में एक पार्टी के प्रभुत्व के बीच एक बड़ा भारी फर्क है। यानी कि जो भारत का एक पार्टी का प्रभुत्व है और जो दुनिया के अन्य हिस्सों में एक पार्टी के प्रभुत्व थे, उसमें काफी अंतर है। बाकी मुल्कों में एक पार्टी का प्रभुत्व लोकतंत्र की कीमत पर कायम हुआ था। यानी कि जो अन्य देश थे उनमें जो एक पार्टी का प्रभुत्व था वो लोकतंत्र की कीमत पर कायम हुआ था। यानी कि वहाँ पर बिना इलेक्शन के एक पार्टी का प्रभुत्व था। और हमारे यहाँ क्या हो रहा था, इलेक्शन हो रहे थे, अच्छे से चुनाव हो रहे थे, तो उसके आधार पर एक पार्टी बार बार जीत के आ रही थी जिसका नाम था कांग्रेस। लेकिन वहाँ पर जो अन्य देश थे वहाँ पर ऐसा सिस्टम नहीं था। वहाँ पर कहीं पर तो सैन्य बल के आधार पर एक पार्टी का प्रभुत्व कायम हुआ, तो कहीं पर संविधान में सिर्फ एक ही पार्टी का उल्लेख था। जैसे कि देखेंगे हम कुछ देशों में, मसलन चीन, क्यूबा, सीरिया में संविधान में सिर्फ एक ही पार्टी को शासन की अनुमति दी गई है। यानी कि जो चीन हो गया, क्यूबा हो गया या सीरिया हो गया, यहाँ के संविधान में सिर्फ एक ही पार्टी को अनुमति दी गई है कि सिर्फ एक ही पार्टी क्या कर सकती है, देश पर शासन कर सकती है। कुछ देश जैसे म्यांमार, बेलारूस, इटरिया में एक पार्टी का प्रभुत्व कानूनी और सैन्य उपायों से कायम हुआ। और कुछ देश ऐसे हैं जैसे कि म्यांमार और बेलारूस और इंडिया में, यहाँ पर एक पार्टी का प्रभुत्व कैसे हुआ, कानूनी रूप से या तो सैन्य उपायों के चलते क्या हुआ, एक पार्टी का प्रभुत्व कायम हुआ। अब से आप कुछ साल पहले देखेंगे तो मैक्सिको और दक्षिण कोरिया और ताइवान में भी क्या था, एक पार्टी का प्रभुत्व था। यानी कि ये देश भी एक पार्टी के प्रभुत्व वाले देश थे। ठीक, अब देखिए भारत में एक पार्टी का प्रभुत्व जो था इन निर्धारणों से कहीं अलग था। यानी कि जितना हम देखें ना, जैसे कि चीन में एक पार्टी का प्रभुत्व है या ताइवान में एक पार्टी का प्रभुत्व था, इन सब पार्टियों से हमारे यहाँ जो प्रभुत्व था वो काफी अलग था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक पार्टी का प्रभुत्व लोकतांत्रिक स्थितियों में कायम हुआ। यहाँ अनेक पार्टियों ने मुक्त और निष्पक्ष चुनाव के माहौल में एक दूसरे से होड़ की। यानी कि यहाँ पर जो अनेक पार्टियां थी उन्होंने क्या किया, चुनाव में पार्टिसिपेट किया, चुनाव में भाग लिया, और तब कांग्रेस पार्टी एक के बाद एक चुनाव जीती गई। यानी कि क्या हुआ, यहाँ पर सब पार्टियां इलेक्शन में भाग लेती थी, लेकिन उस तो इलेक्शन में भाग कांग्रेस पार्टी भी लेती थी और उसी के आधार पर क्या होता था, वो जीत के बार बार आती थी। ऐसा नहीं है कि कोई मतलब बुरी तरीके से बार बार सत्ता में आ रही थी, वो एक संवैधानिक तरीके से लोकतांत्रिक स्थितियों में क्या हो रही थी, सत्ता में बार बार वापस आ रही थी। दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद समाप्ति के बाद अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस का दबदबा बना, जो भारत में कांग्रेस के प्रभाव से मिलता जुलता है। जैसे हमारे यहाँ जब आज कांग्रेस की पार्टी ने क्या किया था, संघर्ष किया था आज़ादी के लिए और सबने किया था, लेकिन उसमें कांग्रेस पार्टी का योगदान भी था। तो कांग्रेस पार्टी क्या हुई, आज़ादी की विरासत हासिल हुई। वैसे ही क्या हुआ, दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद की समाप्ति के लिए अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने संघर्ष किया था। तो जैसे हमारे यहाँ राजनीति में कांग्रेस का दबदबा कायम हुआ, वैसे दक्षिण अफ्रीका में किसका कायम हुआ, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस का। ठीक, अब देखिए अब आगे हम पढ़ते हैं कि जो कांग्रेस पार्टी को एक राष्ट्रीय आंदोलन की विरासत के रूप में देखा गया। यानी कि जो कांग्रेस पार्टी थी, जो हमारा राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था स्वतंत्रता का, उसकी विरासत के रूप में कांग्रेस पार्टी को देखा गया। और कांग्रेस पहले से ही एक सुसंगठित पार्टी थी। यानी कि आज़ादी के पहले से क्या थी, कांग्रेस बहुत एक अच्छे लेवल पर मतलब संगठित पार्टी थी। हम सब जानते हैं ना कि कांग्रेस का गठन 1985 में हो गया था, तो उसका संगठन तभी से ही कायम है।
अब यहाँ पर हम देख लेते हैं एक फोटो यहाँ पर जो लगी है इनके बारे में, थोड़ा हम जान लेते हैं। इनका नाम है रफ़ी अहमद तदवी। ठीक, ये क्या थे, ये उत्तर प्रदेश में एक कांग्रेसी नेता थे और प्रांतीय सरकार में मंत्री भी रहे थे 1937 में। और ये जो पहला मंत्रिमंडल था उसमें कौन से मंत्री थे, ये संचार मंत्री थे और खाद्य और कृषि मंत्री थे। तो आप इसे याद रखिएगा, ये परीक्षा में पूछ सकता है कि पहले मंत्रिमंडल में रफ़ी अहमद तदवी को कौन सा पद प्राप्त हुआ था। तो आप याद रखिएगा, संचार मंत्री और कृषि और खाद्य मंत्री थे पहले मंत्रिमंडल में। ठीक, स्वास्थ्य मंत्री कौन था पहले मंत्रिमंडल में, आप इसे कमेंट करके बताइएगा। अब हम देखेंगे कांग्रेस एक सामाजिक और विचारधारात्मक गठबंधन के रूप में, कि कांग्रेस एक सामाजिक और विचारधारात्मक गठबंधन कैसे था, उसके बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। देखिए, कांग्रेस का जन्म 1885 में हुआ था। हम सभी जानते हैं कि ए.ओ. ह्यूम ने इसका गठन किया था। कब किया था, 1885 में किया था। उस वक्त यह नवशिक्षित, कामकाजी और व्यापारिक वर्गों का एक हित समूह भर था, लेकिन 20वीं सदी में इसने जन आंदोलन का रूप ले लिया। जब उसका गठन हुआ था कांग्रेस का, तो इसमें से पढ़े लिखे लोग थे और व्यापारी लोग थे, लेकिन 20वीं सदी आते आते क्या हुआ, यह एक जन आंदोलन के रूप में बदल गया। यानी कांग्रेस पार्टी एक जन आंदोलन के रूप में बदल गई, यानी कि इसमें जो भागीदारी लोगों की वो क्या हो गई, बढ़ गई। शुरू में कांग्रेस में अंग्रेज ज्यादाओं, अगड़ी जातियों, उछले मध्यम वर्गों और शहरी अभिजनों का बोलबाला था, लेकिन कांग्रेस ने जब भी सबने आगे से आंदोलन चलाया, उसका सामाजिक आधार बढ़ा। पहले क्या था, जब कांग्रेस शुरू में गठित हुई थी, तो उसमें सिर्फ अंग्रेजी बोलने वाले लोग ज़्यादा थे, अगड़ी जातियों के लोग थे, और जो मध्यम वर्ग के ऊंचे तबके के लोग थे उनका हिस्सा ज़्यादा था कांग्रेस में, और शहरी वर्ग के लोग इसमें क्या थे, शामिल थे। लेकिन जब कांग्रेस ने गांधी जी के नेतृत्व में या अन्य नेताओं के नेतृत्व में आंदोलन चलाए, जैसे कि सबने अयोध्या आंदोलन, तो इसका क्या हुआ, तो इसका सामाजिक आधार बढ़ा, तो इसका क्या हुआ, लोगों में ज़्यादा पहुंच बढ़ी, किसकी, कांग्रेस पार्टी की। ठीक, अब देखिए, कांग्रेस में किसान और उद्योगपति, शहर के बदिनसे मतलब रहने वाले, और गांव के निवासी, मजदूर और मालिक एवं मध्य, निम्न और उच्च वर्ग की जाति सभी को जगह मिली। यानी कि कांग्रेस जो था उसमें सबको जगह मिली, किसान से लेकर उद्योगपति से लेकर शहर वाले से लेकर गांव तक, मालिक, मजदूर, यानी कि सबको, ऊंच नीच सब जातियों के क्या हुई, कांग्रेस में जगह मिली। कांग्रेस एक विचारधारात्मक गठबंधन भी था। क्यों विचारधारात्मक गठबंधन था, क्योंकि कांग्रेस ने अपने अंदर गर्मपंथी, नरमपंथी, दक्षिणपंथी, वामपंथी, मध्यम वर्गीय विचारधाराओं को समाहित किया। क्योंकि कांग्रेस में उस समय ऐसे लोग थे जो गर्मपंथी थे, यानी कि जो रिवोल्यूशन में मतलब विश्वास करते थे, और नरमपंथी भी थे जो पत्र वार्ताओं में विश्वास करते थे, और उसमें दक्षिणपंथी और वामपंथी भी थे। जैसे कि हम सब जानते हैं, लाल बाल पाल उस समय इसमें थे, और वह उसी समय में देखेंगे तो गांधी जी जैसे लोग भी इसमें क्या थे, शामिल थे। तो यानी कि इसमें कई प्रकार के लोग थे। कई लोग तो क्रांति के माध्यम से क्या आज़ादी लेना चाहते थे, कई लोग क्या करना चाहते थे, सबने अवज्ञा के माध्यम से आज़ादी लेना चाहते थे, अन्य तरीकों के माध्यम से। तो इसीलिए ये क्या था, एक विचारधारात्मक क्या था, गठबंधन था। तो पूछ लेंगे कभी कभी कि कांग्रेस को विचारधारात्मक गठबंधन क्यों कहते हैं, तो आप इसे बता दीजिएगा कि उसमें अनेक प्रकार की विचारधारा के लोग, जैसे गर्मपंथी, नरमपंथी, दक्षिणपंथी, वामपंथी लोग शामिल थे, इसीलिए उसे एक विचारधारात्मक गठबंधन कहते हैं। अब देखिए, कांग्रेस जो थी ऐसा मंच थी जिसपे अनेक समूह, हित और राजनीतिक दल आकर एकजुट हुए और राष्ट्रीय आंदोलन में भाग हुए। यानी कांग्रेस एक ऐसा मंच था जिसपे लोग आकर इकट्ठा होते थे और जो राष्ट्रीय आंदोलन था आज़ादी का, उसमें क्या होते थे, भाग लेते थे। ठीक, और आज़ादी से पहले के वक्त में अनेक संगठन और पार्टियों को कांग्रेस में रहने की इजाज़त थी। यानी कि आज़ादी से पहले क्या था, कांग्रेस में अनेक संगठन और पार्टियां बनी हुई थी, यानी कि पार्टी के अंदर पार्टी थी। आज़ादी से पहले कांग्रेस पार्टी के अंदर भी बहुत सारी पार्टियां थी। हालांकि इन संगठनों और पार्टियों के अपने अपने संविधान थे और इनका सांगठनिक ढांचा भी अलग था। लेकिन ये जो पार्टियां थी कांग्रेस के अंदर, अनेक पार्टियां, उनके अपने अलग संविधान थे और उनका ढांचा भी अलग था। यानी कि उन पार्टियों के अंदर कोई अलग अध्यक्ष रहा होगा, कोई अलग महासचिव रहा होगा, और उनका अपना अपना संविधान भी अलग था। संविधान मतलब वो किस तरीके से कार्य करेंगे, उनका तरीका भी अलग रहा होगा। लेकिन ये पार्टियां कांग्रेस के अंदर ही थी। इसमें से कुछ, मसलन कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बाद में कांग्रेस से अलग हो गई और विपक्षी दल बने। यानी कि इसमें से कुछ पार्टियां हम देखेंगे जो बाद में अलग भी हुई, जैसे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, ये बाद में आगे चल के क्या हुई, कांग्रेस से निकल के अलग हो गई, और ये क्या हो गई, कांग्रेस की विपक्षी पार्टी बन गई। ठीक,
अब देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे ये हेडिंग है गुटों में तालमेल और सहनशीलता। इसका मतलब क्या है, जो कांग्रेस थी वो क्या थी, एक गठबंधन स्वभाव ने उसे एक असाधारण ताकत दी। यानी जो कांग्रेस की गठबंधन स्वभाव था, जिसमें बहुत सारे पार्टी और बहुत सारे मतों के लोग थे, उससे क्या हुआ, इससे बहुत ज़्यादा ताकत मिली। कैसे पर मिली? पहली बात तो यह कि जो भी आए गठबंधन ने उसे अपने में शामिल कर लेता। यानी कि जो कांग्रेस का गठबंधन स्वभाव था, उसकी वजह से जो भी लोग इसमें आते थे कांग्रेस में, उसे कांग्रेस अपने में समाहित कर लेती थी। यानी बिना भेदभाव के सबको अपने अंदर क्या करती थी, कांग्रेस रख लेती थी। आज़ादी के पहले की बात है ये, ठीक। इस कारण गठबंधन को अतिवादी रुख अपनाने से बचना होता था और हर मामले में संतुलन साधकर चलना पड़ता था। और इस कारण क्या होता था, जो कांग्रेस थी वो अतिवादी रुख नहीं अपनाती थी। यानी कि सबकी बातों को क्या करती थी, साथ लेकर चलती थी और क्या करती थी, हर एक मसलों में क्या करती थी, संतुलन बनाने का प्रयास करती थी। इसकी वजह से क्या हुआ, कांग्रेस में बहुत ज़्यादा कांग्रेस पार्टी को फायदा मिला। देखो, चुनावी प्रतिस्पर्धा के पहले दशक में कांग्रेस ने शासक दल और विपक्षी दल की भूमिका निभाई। जो चुनावी शासन का पहला दशक था, यानी कि जो हमारे यहाँ जो पहले दशक में शासन हुआ, मतलब चुनाव के माध्यम में, उसमें क्या थी, जो कांग्रेस थी उसने शासक दल और विपक्ष दोनों की भूमिका निभाई। यानी कि उस समय कोई ऐसी बहुत बड़ी पार्टी नहीं थी जो इसका विरोध कर सके, इसलिए क्या हुआ, कांग्रेस उसमें शासन भी कर रही थी और उस समय विपक्षी दल की भूमिका में भी थी। आप देखेंगे जो चित्र है, ये चित्र वही दर्शाता है। ये चित्र क्या दर्शाता है कि जो इसमें कांग्रेस है, यह वो क्या करता है, वो बता रहा है कि कांग्रेस इसमें पक्ष और विपक्ष की दोहरी भूमिका में नजर आ रही है, ठीक। यानी कि जो इसमें कांग्रेस है वो पक्ष का भी मतलब काम कर रही है और क्या कर रही है, विपक्ष का भी काम कर रही है। यही चित्र क्या करता है, प्रदर्शित करता है, ठीक। इसी कारण भारतीय राजनीति के इस कालखंड को कांग्रेस प्रणाली कहा जाता है। कांग्रेस प्रणाली क्यों कहा जाता है, क्योंकि उस समय जो कांग्रेस पार्टी थी वही पक्ष का भी भूमिका निभा रही थी और विपक्ष का भी भूमिका निभा रही थी। इसीलिए इस कालखंड को राजनीति के, यानी कि जो राजनीति का पहला दशक था, उसे क्या कहा जाता है, कांग्रेस प्रणाली कहा जाता है, ठीक। अब देखिए, उस समय कौन कौन सी विपक्षी पार्टियां थी जो हमारे सामने दिख रही थी, तो उसके बारे में थोड़ा जानकारी हासिल करते हैं। भारत में कांग्रेस के अलावा कई जीवंत विपक्षी पार्टियां थी, जिनमें से अनेक 1952 से पहले भी बनी थी। यानी कि जो भारत था उसमें सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही नहीं थी, उसमें बहुत सारे ऐसी पार्टियां थी जो विपक्ष की भूमिका निभा रही थी। और उसमें कोई तो आज़ादी के बाद बनी और कई तो 1992 से भी पहले बनी थी। 60 और 70 के दशक में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और आज की अधिकांश गैर कांग्रेस पार्टियों की जड़ें 1960 1950 के दशक की किसी न किसी विपक्षी पार्टी में खोजी जा सकती है। जो 1960 और 1970 का दशक था, उसमें क्या किया, इन्होंने इन पार्टियों ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और इस समय जितने भी विपक्षी दल हैं, उन सबकी जड़ें हम 1960 के दशक की किसी न किसी विपक्षी पार्टी में खोज सकते हैं। यानी कि जितनी विपक्षी पार्टियां इसमें बन के आई हैं, वो सबकी जड़ें किस में जुड़ी हुई हैं, 1950 के दशक की पार्टियों से जुड़ी हुई हैं। चाहे आप बीजेपी को देख लीजिए या बीजेपी के अलावा अन्य पार्टियों को देख लीजिए। बीजेपी आप सब यही जानते हैं ना, जनसंघ से निकली है, जो कि पहले कांग्रेस की विपक्षी पार्टी थी। वैसे ही हम देखेंगे अन्य पार्टियों को भी, तो सब क्या हुई हैं, 1950 के दशक की विपक्षी पार्टियों से बनी हुई हैं, जो इस विपक्ष की भूमिका में है, ठीक। अब देखिए देखिए 1950 के दशक में इन सभी विपक्षी दलों को लोकसभा व विधानसभा में कहने भर का प्रतिनिधित्व मिला। यानी कि जो 1960 का दशक था और 1950 का जो दशक था, उस समय क्या हुआ, जो ये सब विपक्षी दल थे इनको सिर्फ कहने भर का प्रतिनिधित्व मिला। यानी कि लोकसभा विधानसभा में इनकी बहुत कम सीटें थी। फिर भी इन दलों ने मौजूदगी ने हमारी शासन फिर भी इन दलों की मौजूदगी ने हमारी शासन व्यवस्था की लोकतांत्रिक चरित्र को बनाए रखने में निर्णायक भूमिका निभाई। लेकिन ये जो दल थे, इन्होंने क्या किया, हमारे शासन व्यवस्था को क्या किया, लोकतांत्रिक रूप दिया। कैसे लोकतांत्रिक रूप दिया, क्योंकि ये सब क्या करते थे, जब कोई सरकार ऐसे प्रस्ताव या ऐसे नीतियां लाती थी जो जनता के हित में नहीं होती थी, तो क्या करते थे, ये सब उसका विरोध करते थे। भले ही इनकी संख्या कम थी, लेकिन ये विरोध करते थे, ठीक। उससे क्या होता था, शासन का जो लोकतांत्रिक चरित्र था वो बना हुआ था। शुरुआती वर्षों में कांग्रेस और विपक्षी नेताओं में आपसी सम्मान था। जो शुरुआती वर्ष थे उसमें कांग्रेस और विपक्षी नेता जो थे, ऐसे विपक्ष की तरह एक दूसरों में आपस में हमेशा लड़ते नहीं रहते थे, उन दोनों में आपस में सम्मान भी था।
जैसे कि अंतरिम सरकार में अंबेडकर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे विपक्षी नेता भी शामिल थे। ठीक, जो अंतरिम गवर्नमेंट थे उसमें अंबेडकर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे नेता भी क्या थे, शामिल थे। इससे पता चलता है कि जो लोग थे उस समय कांग्रेस और विपक्षी के, उनमें क्या था, आपसी सम्मान था। नेहरू ने समाजवादियों से सहयोग जताया और जयप्रकाश नारायण को सरकार में शामिल होने का न्योता दिया। जो नेहरू थे समाजवादियों के प्रति अपना विशेष प्रेम प्रकट करते थे और जयप्रकाश नारायण जैसे लोगों को उन्होंने क्या किया था, अब कांग्रेस पार्टी में शामिल होने का न्योता भी दिया था कि आप आइए, अब कांग्रेस पार्टी में क्या करिए, आप सरकार में शामिल हो जाइए। अब देखिए आप यहाँ पर एक चित्र आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर एक पेड़ पर ढेर सारे कांग्रेसी नेता बैठे हैं, जिसमें आप नेहरू वहरू को देख सकते हैं। और यहाँ पर नीचे आप देखेंगे विपक्ष के नेता जो हैं, ये सब क्या कर रहे हैं, इतनी लंबी कतार में क्या कर रहे हैं, इस पेड़ को हिलाने की कोशिश कर रहे हैं इस रस्सी के माध्यम से। तो ये कार्टून क्या बताता है हमें, उसी के बारे में आपको एक छोटा सा मतलब क्लू दे देते हैं। ये देखिए, इस कार्टून में समझ में आता है कि 1950 के दशक में भी विपक्षी दल सक्रिय थे और सरकार के फैसला का विरोध कर रहे थे। यानी कि इससे पता चलता है कि 1950 का जो दशक था उसमें ऐसा नहीं है कि विपक्षी दल नहीं थे, उसमें विपक्षी दल थे और जो सरकार की नीतियाँ थी उसका वो विरोध भी कर रहे थे। इस कार्टून से हमें यही पता चलता है। अब देखिए उस समय देश में कौन कौन सी प्रमुख अच्छी पार्टियां थी, उसको हम एक बार देख लेते हैं। इसी के साथ ही आपका चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो पहली पार्टी थी समाजवादी दल, जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में सोशलिस्ट पार्टी। ठीक, इसका 1934 में कांग्रेस में एक गुट के रूप में कांग्रेस के अंदर ही क्या हुआ था, गठन हुआ था। लेकिन ये 1948 में कांग्रेस से अलग हो गया और एक क्या हुआ, नया दल बन गया। और जो इसके प्रमुख नेता थे वो कौन कौन से थे, जयप्रकाश नारायण, अशोक मेहता, एम.एस. जोशी और राम मनोहर लोहिया। और इसकी नीति क्या थी, इसकी नीति थी लोकतांत्रिक समाजवाद, यानी कि लोकतांत्रिक ढंग से समाजवाद लाना। ठीक, और इसका जो चुनाव सिंबल था आप देख सकते हैं, बरगद का पेड़ इसका क्या था, चुनाव सिंबल था। ठीक, आप समझ गए ना। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था, 1948 में क्या हुई थी, कांग्रेस पार्टी से अलग हुई थी। लेकिन इसका जो गठन हुआ था 1934 में कांग्रेस के अंदर ही हुआ था। अब दूसरी पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जिसे हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, सीपीआई बोलते हैं। ठीक, देखिए इसका गठन क्या हुआ था, देखिए 1935 में कांग्रेस में एक समूह के रूप में इसका क्या हुआ था, गठन हुआ था। यानी कि कांग्रेस के अंदर ही 1935 में बना था। 1941 में कांग्रेस से अलग हो गया और 1964 में इसमें क्या हो गया, विभाजन हो गया। यानी कि 1941 में कांग्रेस से अलग हुआ, लेकिन 1964 में जाकर सीपीआई में विभाजन हो गया, या दो दलों में बढ़ गया। ठीक, कब, 1964 में। इसके कौन कौन से नेता थे प्रमुख, ए गोपालन, पी.सी. जोशी और अजय घोष इसके क्या थे, नेता थे। इसकी प्रमुख नीति क्या थी, उत्पादन के साधनों पर सरकार का नियंत्रण हो, मजदूर हितों का समर्थन। इसकी क्या थी, समाजवादी कर रहा हूँ, कम्युनिस्ट पार्टी की क्या थी, ये नीति थी। ठीक, उत्पादन पर सरकार का नियंत्रण और मजदूर हितों का समर्थन। और जो तीसरी नंबर की पार्टी थी वो थी भारतीय जनसंघ, इसी से निकल के बीजेपी बनी है। तो देखिए भारतीय जनसंघ का गठन कब हुआ, 1951 में इसका गठन हुआ था। इसके प्रमुख नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी, बालराज मधोक, दीनदयाल उपाध्याय। और इसकी नीति क्या थी, एक देश एक संस्कृति एक राष्ट्र की विचारधारा पर यह जोर देती थी। इसका मानना था कि भारतीय संस्कृति और परंपरा पर ताकतवर व प्रगतिशील देश बन सकता है। यानी कि मानते थे कि भारत क्या कर सकता है, अपनी ही संस्कृति और परंपरा पर एक ताकतवर देश बन सकता है। इसका चुनाव चिन्ह एक जलता हुआ दीपक था। इसी के साथ दोस्तों आपका ये चैप्टर समाप्त होता है। आपको मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। आप हमारे चैनल पे बने रहिए, आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए पढ़ लो।